हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग NCERT 3.2 ट्वेल्थ क्लास में NCERT 3.2 का तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट में आज जो मैं बताने वाला हूं देख लीजिए। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और लास्ट में 18 को मैं लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि वो 19, 20, 21, 22 से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है ना। तो पहले 19, 20, 21, 22 पूरा हम लोग समझ लेंगे, है ना। एक बार आपकी सुविधा के लिए बता दिया ताकि आप दाएं बाएं वीडियो को आगे पीछे करके वही वीडियो देखें जो आपकी ज़रूरत है। अब चलिए सबसे पहले मैं 19 नंबर क्वेश्चन की बात करूँगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ मैट्रिक्स पर बेस्ड लैंग्वेज क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ ज़्यादा कुछ सीखना है या बड़ा क्वेश्चन है तो ज़्यादा मेहनत का हो गया, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैट्रिक्स की बात नहीं कहता यहाँ तो आप अब तक बना चुके होते अपने से और मुझे जैसे किसी की आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए इसको जानने से पहले थोड़ा सा पहले मैं बात कर लूँ, है ना। इधर लाइएगा वीडियो ज़रा, है ना, कैमरा इधर लाइएगा, है ना। अब देखिए कई बार ऐसा होता होगा कि दो ठो समूह, कई बार आपको ऐसा ज़रूरत पड़ता होगा कि दो समूह की संख्याएं होंगी। मान लीजिए पहला समूह में ABC है, दूसरा समूह में XY है और आपको कहा जाए कि संगत गुणा करके जोड़ना है। कई बार दो समूहों की संख्याओं को संगत गुणा करके जोड़ना हो तो मतलब कि A गुना X जोड़ B गुना Y जोड़ C गुना Z। तो जब भी ऐसा करना हो तो इसमें से एक समूह का रो बनाते हैं और एक समूह का कॉलम। यदि वहाँ कहा जाए कि नहीं ये जो काम कीजिए आप मैट्रिक्स के रूप में सजा के कीजिए, मतलब एक स्टेप सवाल आपका बढ़ गया, तो मैट्रिक्स रूप में सजाने का यही तरीका है कि दोनों में से किसी भी समूह को एक बार पहले रो में लिखिए और दूसरे कॉलम में। ये ध्यान रहेगा कि पहले रो ही लिखेंगे और बाद में कॉलम। और पहला मैट्रिक्स में दोनों समूह में से किसी भी समूह को डाल सकते हैं, बाकी दूसरा बचा हुआ मैट्रिक्स को दूसरा मैट्रिक्स में डालेंगे, दूसरा समूह को दूसरा मैट्रिक्स में। तो ये गुणा होगा तो रो से कॉलम का गुणा वाला नियम, पहला आपस में AX प्लस BY प्लस CZ। या मान लीजिए आपसे कहा गया कि XY है, कहा गया इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल, सपोज दैट कहा गया कि ये आपका 100 रुपया है और 200 रुपया है। आप बताइए कि इसका 30% और इसका 40% दोनों को मिलाकर कितना होगा। मतलब इतना गुना 30% और इतना गुना 40% का जोड़ कितना होगा। कहा जाए कि काम मैट्रिक्स से कीजिए तो इसमें से एक समूह का रो बना देंगे 100, 200 और दूसरा का कॉलम बना देंगे। अब रो का कॉलम से गुणा का यही नियम है कि पहला मेंबर आपस में 100 गुना 30% जोड़ 200 गुना 40%। अब ये 100 गुना 30 बटा में 100, 200 गुना 40 बटा में 100। अब कैलकुलेट होकर जितना है ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये 30 ही होगा और ये 40 दूना 80 होगा। तो 8 3 11 110 हुआ आपका। बात यहाँ की नहीं है, बात यहाँ की नहीं है, बात यहाँ की है कि जब भी आपसे दो गो समूह दे करके कहा जाएगा कि इनका संगत गुणा करके जोड़ कीजिए तो यही करना होगा। अब आइए ठीक यही बात क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में है। क्वेश्चन की लंबाई पर मत जाइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए आप जरा। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, फंड है। कहीं व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है ना। दो अलग अलग बॉन्ड हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कुछ ब्याज मिलता है, कुछ लाभ मिलता है। हम लोग को मैथ्स में इसके मैथमेटिकल पक्ष पर जानना है, बॉन्ड क्या है ये नहीं जानना है। आप ये जान लीजिए कि बॉन्ड एक प्रकार की ऐसी चीज़ होती है जिसमें पैसा लगाने से कुछ ब्याज मिलता है, खैर कुछ लाभ मिलता है। तो कह रहा है कि 30,000 रुपये को दो अलग अलग बॉन्डों में लगाना है
प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक का लाभ मिलता है तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक का ब्याज प्राप्त होता है। अब आप व्यूह गुणन का प्रयोग करके यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये को दोनों बॉन्ड में कितना कितना लगाया जाए, है ना, ताकि इस प्रकार जो व्यापार संघ को लाभ होता है, जो कुल वार्षिक ब्याज होता है, ए 1800 रुपया हो, बी 2000 रुपया हो। कह रहा है 30,000 रुपया को दो पार्ट में इस तरह से लगाइए कि 1800 रुपये का ब्याज मिले साल भर में। तो एक बार भी कह रहा है कि ऐसे लगाइए कि 2000 रुपये का लाभ मिले। मैं 1800 वाला बना रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, आपकी किताब में तो है ही है। इतना लिख कर मैं क्या करूँगा, मैं सीधे इसमें जो कही गई बात है उसको मैं लिख रहा हूँ अपने तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है। अब कह रहा है कि 30,000 रुपया को दो जगह लगाना है। मान लीजिए एक जगह पहला बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, मान लीजिए ये बॉन्ड एक के नाम दे रहा हूँ, ये बॉन्ड दो नाम में दे रहा हूँ। तो पहला बॉन्ड में मान लिया कि 100 रुपया, 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया में से 100 रुपया हम पहल का बॉन्ड में लगाया, तो बाकी बचा पैसा दूसरा का बॉन्ड में जाएगा ना, यानी 30,000 घटाओ 100 रुपया। अब कह रहा है कि पहल का बॉन्ड पर 5% का लाभ होता है। ब्याज की अगर मैं बात करूं, है ना, तो पहला बॉन्ड पर 5% का ब्याज मिलता है, दूसरा बॉन्ड पर 7% का ब्याज मिलता है। अब कह रहा है कि बताइए यहाँ और यहाँ वाली राशि, मतलब पहल का बॉन्ड में कितना पैसा लगा है और दूसरा का बॉन्ड में कितना पैसा लगा है, ताकि ब्याज 1800 रुपया हो। ठीक है, चलिए कुल मिला के ब्याज आपका 1800, मतलब इसका वाला ब्याज और इसका वाला। क्वेश्चन नंबर ए, कुल ब्याज कितना हमको रखना है, 1800 रुपया रखना है। तो कुल ब्याज निकालने का तरीका ऐसे हूँ, आप पहले ही से जानते हैं। आपसे इतना ही ना बोला गया कि इसका 5% और इसका 7%, टोटल ब्याज 1800। तो इतना गुना इतना आ जोड़ इतना गुना इतना बराबर 1800। लेकिन कह रहा है का मैट्रिक्स में खींचिए, यानी इसका इसका गुना इसका इसका गुणा का जोड़ करना है मैट्रिक्स में। तो एगो समूह को रो बना देंगे और दूसरा समूह को कॉलम बना देंगे। तो कुल ब्याज के लिए एक ठो एक्स और 30,000 माइनस एक्स गुना 5% 7% बराबर 1800। और अगर बी सवाल रहता इसी में कभी, तो बराबर 1800 के बदले 2000 लिखते। उसको आप बनाइएगा, ये मैं बना रहा हूँ। मतलब 19 का बी में भी हु बहू ऐसे ही चलेंगे, बस यहाँ पर 1800 के बदले 2000 होगा। तो फिर नियमानुसार जब रो का कॉलम से गुणा करेंगे तो x गुना 5% जोड़ 30,000 घटाओ x गुना 7% बराबर 1800। कैलकुलेट करते रहिए। परसेंट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, बटा में 100। तो ये 5x गुना 5 बटा में 100, और यहाँ भी 30,000 माइनस x गुना 7 बटा में 100 बराबर 1800। फिर उसके नीचे एक लाइन, इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, हो गया 100 और यहाँ तो हुआ 5x, दोनों का एलसीएम एक ही ना है, ये भी 10 का 10। 7 गुना 30,000 माइनस x बराबर 1800। अब ये 100 इधर आके गुना होगा ना, तो 1800 गुना 100, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये हुआ आपका 5x प्लस 7 से गुणा हो गया, 70 का 21, 210,000 माइनस 7x बराबर 180 पर 3 जीरो गुणा होकर के, और फिर माइनस 7x और प्लस 5x माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर 1,80,000। बस कैलकुलेशन चल रहा है। अब इसमें x को अकेले करके और संख्या को एक तरफ कर देते हैं। ये इधर लाइए और ये इधर ला जाइए, इधर 2x हो गया।
और ये 2,10,000 में से 1,80,000 घट गया। तो 2,10,000 में से 1,80,000 घटा, कितना बचा आपका? ये 30,000 अब बराबर 2x, 2 से ये कटा 15,000 बार में, तो x बराबर 15,000। मतलब पहला कोष जो है 15,000 है, तो दूसरा कोष भी यही ना होगा, है ना। तो पहला बॉन्ड में लगी राशि, है ना, देख लीजिए जरा, मेरा भी आ रहा है ना। तो पहला बॉन्ड में लगी राशि, पहले बॉन्ड में लगी राशि क्या है आपकी? वो तो दिख ही रहा, आपने x माना है, तो ये आपका हो गया 15,000। और दूसरे बॉन्ड में लगी राशि, दूसरे बॉन्ड में लगी राशि ये हुआ 30,000 माइनस x, x 15,000 है, तो कैलकुलेट होकर के आया 15,000। ठीक है, यही तो मामला है। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 19 पूरा हुआ है ना। एक बार पूरा पिक ले लीजिए तो इसका, ताकि लोगों को सुविधा ना हो, अगर संभव हो तो। ये क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 20 में से ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप केवल बोर्ड का पिक लीजिए, मेरा लेना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। कह रहा है आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए। आव्यूह बीजगणित मतलब यही करना है। यहाँ भी 2 समूह है, एगो समूह को रो में सजाएंगे, दूसरे समूह को कॉलम में सजाएंगे और गुणा करके जोड़ निकाल देंगे। आव्यूह बीजगणित से के प्रयोग द्वारा यह ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानों को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब कुल कीमत कितना होगा। अरे भाई 3 ही तरह का किताब है ना, नाम लिख के। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखकर मैं आपका समय बर्बाद करूँगा, है ना। हाँ, इसमें की सारी सूचना है। इस पुस्तक में 3 किताबों की चर्चा की जा रही है। एक रसायन विज्ञान की चर्चा की जा रही है, दूसरा भौतिक विज्ञान की चर्चा की जा रही है, दूसरा भौतिक विज्ञान की चर्चा की जा रही है, और तीसरा अर्थशास्त्र की चर्चा की जा रही है ना। 3 तरह के पुस्तकों की बात की जा रही है। पहला तरह का पुस्तक 10 दर्जन है, रसायन 10 दर्जन है, भौतिक विज्ञान 8 दर्जन है, अर्थशास्त्र 10 दर्जन है। दर्जन मतलब समझ रहे हैं ना, 12। तो 10 दर्जन यानी 10 गुना 12 120 ना, ऐसे हुआ। और फिर इसमें प्रति पुस्तक मूल्य भी दिया है ना। मूल्य प्रति पुस्तक, प्रति पुस्तक, मूल्य प्रति पुस्तक क्या बोल रहा है? बोल रहा है 80 रुपया रसायन वाले की कीमत है, 60 रुपया भौतिक वाले की, और अर्थशास्त्र की 40 रुपया है। अगर किताबों की कुल संख्या देंगे तो देखेंगे तो 10 दर्जन मतलब 120 किताब ना। 1 दर्जन में 12 किताबें, तो 10 दर्जन में 12 गुना, वैसे ही 8 गुना 12, 12 8 96 पुस्तक यहाँ हुआ, है ना। यह पुस्तक हुआ, और वैसे 96, वैसे ही 10 गुना 12 120 पुस्तक हुआ। तो ये पुस्तकों की संख्या है और ये पुस्तकों का मूल्य है। तो 2 समूह है, एक पुस्तकों की संख्या वाला समूह है कि इतनी 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 किताबें हैं, और एक मूल्य वाला समूह है। हमको कुल कीमत चाहिए, तो एगो को रो में एगो कॉलम में बना के चल देंगे। कुल कीमत या कुल विक्रय मूल्य, पहले का रो 120, 96, 120। देखिए ये सवाल किसी से फंसता नहीं है। मैंने क्यों बताया, कई बार होता क्या है ना कि लोग इतना जल्दीबाजी में पढ़ते हैं कि बस क्वेश्चन पढ़ लिए और बनाने लगे,
और 10 दर्जन को 10 को किताब समझे, 8 दर्जन को 8 को किताब समझे, अर्थशास्त्र का ये भी 10 दर्जन को 10 को समझे और उसी पर सवाल बना देते हैं। जबकि 12 से गुना करके ये होगा, बस यहाँ उनकी गलती होती है और कोई गलती नहीं होती है। और गुना 80, 60, 40 है ना। तो जल्दीबाजी ना करें, और जो लोग समझ गए हैं वीडियो आगे बढ़ाकर अगला क्वेश्चन देखिए। तो रो से कॉलम में गुना करेंगे। 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 प्लस 120 गुना 40। गुना वाला नियम, रो से जब कॉलम में होता है तो पहला पहला आपस में, दूसरा दूसरा आपस में, तीसरा तीसरा आपस में और फिर जोड़ा जाता है। तो ये हो गया। अब ये 12 8 96, डबल 0 0, 6 6 का 36, 6 9 54 और 3 57 और बच्चों को 48, डबल 0 जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जितना कीमत आ जाए 0 और 6, और यहाँ हो गया 8 7 15 और 6 21 का 1 हाथ में लगा 2 और 4 5 9 और 9 18 और 2 20। ये इतना रुपया आपका हुआ, यानी किताब दुकानदार को इतना रुपया प्राप्त होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21, 20, 21 और 22 बताने जा रहा हूँ। वो रो कॉलम वाली बात याद है ना आप लोग को कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ तब होता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो, और एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुणा तब होता है जब पहले में कॉलम की संख्या बराबर दूसरे में रो की संख्या। जिसको ये याद होगा उससे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बन जाएगा। देखिए एनसीईआरटी 3.2 में क्वेश्चन नंबर 21 22 हम लोग देख रहे हैं। 21 22 का डेटा एक ही है ना। क्वेश्चन आसान ही है, फिर भी विद्यार्थी तो सभी तरह के ना है, इसका ख्याल करके मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग अपने से कर लेंगे वीडियो आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए यही दिया हुआ है कि मान लीजिए कि x, y, z, w और p क्रमशः 2/n, 3/k, 2/p, n/3 और p/k कोटियों के अव्यू हैं। मतलब ये सब मैट्रिसेस के नाम हैं और ये उनके ऑर्डर्स हैं। और अब इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 21 22 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है पी वाई प्लस डब्लू, पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी में क्या प्रतिबंध होगा या क्या संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पी वाई प्लस डब्लू वाई, इसके परिभाषित होने के लिए, मतलब ये सचमुच में होगा, अवेलेबल होगा, इसका मान मिलेगा, इसके लिए क्या शर्त है। एन के पी वहाँ क्या होना चाहिए, इनके बीच बराबर होने का संबंध होगा या बड़ा छोटा होने का संबंध, या इनका कोई निश्चित मान होगा, क्या होगा ये बताना है। तो आप खुद सोचिए, पी वाई परिभाषित होने का मतलब पी में कॉलम्स की संख्या, ध्यान दे रहे हैं। पी वाई परिभाषित होने का मतलब पी में कॉलम्स की संख्या और वाई में रोज की संख्या, वाई में रोज की संख्या। तो पी में कॉलम्स, यहाँ देखिए के है ना, ऑर्डर में पहला रो की संख्या होता है और दूसरा कॉलम्स की संख्या। तो पी में कॉलम्स की संख्या यानी कि के, और वाई में रोज की संख्या यानी 3। के और 3 बराबर होना चाहिए, ध्यान दे रहे हैं। पी में कॉलम्स की संख्या और वाई में, और ठीक उसी तरह से डब्लू वाई परिभाषित होने के लिए डब्लू में कॉलम्स की संख्या, डब्लू में कॉलम्स की संख्या और वाई में रोज की संख्या, वाई में रोज की संख्या, ठीक है। तो डब्लू में कॉलम्स की संख्या
डब्लू में, डब्लू यही ना है, डब्लू में कॉलम्स की संख्या 3 हो गई, डब्लू में कॉलम्स की संख्या 3 हो गई, और वाई में रोज की संख्या भी 3, 3 बराबर 3। ये ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बातें? और दूसरी बात ये हुई कि जब इन दोनों का जोड़ हो रहा है, मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? ये तो गुणा की बात हुई कि ये गुणा तब परिभाषित होगा जबकि k बराबर 3 होगा, ये गुणा तब परिभाषित होगा WY जबकि ऐसा होगा। तो अब इसके बाद ये दोनों का जोड़, तो पहले PY का ऑर्डर आप लोग को शायद याद होगा, और नहीं याद होगा तो ध्यान दीजिए। जब दो मैट्रिसेस का गुणा होता है तो गुणनफल मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स के जितना रो और दूसरा मैट्रिक्स के जितना कॉलम, तो पहला P जितना रो और Y जितना कॉलम, ठीक है। और वैसे ही WY का ऑर्डर, W जितना रो और Y जितना कॉलम, ठीक है। अब जोड़ हम लोग कर रहे हैं ना, तो जोड़ के लिए ये जरूरी है कि इसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका हो, मतलब इसमें जो रो की संख्या वही रो की संख्या इसमें भी, इसमें जो कॉलम की संख्या वही कॉलम की संख्या इसके भी। तो P बराबर n होगा, रो की संख्या बराबर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर कॉलम की संख्या। तो शर्त यही मिल रहा है कि P बराबर n और K बराबर 3, जो कि 21 का पहला ऑप्शन है, इसी में लिखा हुआ है K बराबर 3 P बराबर n। हो सकता है कि मैंने ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर दिया, आपको ज़्यादा लंबा कर दिया, तो इस सवाल को थोड़ा सा आसानी से ऐसे भी आप बना सकते हैं। ऐसे तो आप देख लीजिए, ये बनाना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस समझ के डायरेक्ट आंसर देना है। एक दूसरा तरीका से मैं इसको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका कुछ नहीं, आप उसको जानते हैं, बस रिमाइंड हो जाएगा। ये दोनों का जोड़ है, दोनों में y है, y कॉमन हुआ, P प्लस W। P प्लस W का मतलब P का ऑर्डर और W का ऑर्डर समान होना चाहिए। तो P का ऑर्डर है आपका PK, P का ऑर्डर है PK और W का ऑर्डर है N3। ये समान होना चाहिए, यानी P बराबर n और K बराबर 3 डायरेक्ट मिल जा रहा है आपको। जो उतना लंबा करके हम लोग चले, उतना लंबा ना करके सीधे y कॉमन करेंगे तो P प्लस W होगा। आप फिर कहेंगे होगा ना, देखिए यहाँ भी P गुने y है, यहाँ भी W गुने y है, तो दोनों में y है, y कॉमन कर लिए। अब दो गो मैट्रिक्सेस का जोड़ तबे होता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो। तो P का ऑर्डर लिखे और W का ऑर्डर लिखे। ऑर्डर समान होना मतलब इसमें रो की संख्या बराबर इसमें रो की संख्या, और उसमें कॉलम की संख्या मतलब इसमें कॉलम की संख्या। तो P बराबर n K बराबर 3 बराबर हो गया, है ना। और यही शर्त है, यही प्रतिबंध है, यही अभिष्ट प्रतिबंध है, यही 21 का ए ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 21 की बात हुई। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि 21 और 22 अलग है, दोनों के लिए एक ही बात है। क्वेश्चन 22 NCERT 3.2 क्वेश्चन नंबर 22 लिख रहा है कि n बराबर p है यदि 7x माइनस 5, तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, इसकी कोटि पूछ रहा है। आप कहिएगा बात सीधी सी है, जब दोनों का घटाव किया मतलब दोनों का ऑर्डर समान, तो 7x का ऑर्डर में x का ऑर्डर है 2/n और 5z का ऑर्डर में z का ऑर्डर 2/p। तो पहली बात कि दोनों समान होगा, और समान होगा ये बात यहाँ से भी पता चल रहा है, n बराबर p पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया। तो यहाँ n है और यहाँ p है, ये दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर है तो दोनों एक ही ना हुआ। तो ऑर्डर इसका जो कोटि हमको बताना है कि 7x घटा 5z की कोटि क्या होगी, तो ये और ये दोनों एक ही है, ऐसा इसमें पता चल रहा है। क्वेश्चन में लिख दिया कि n बराबर p, तो इसमें n की जगह p है, ये दोनों बराबर समझा जाएगा।
तो 2/n जो है वही 2/p भी है, तो ऑर्डर ये भी होगा ये भी होगा। अब आपके ऑप्शन में दोनों में से जो उत्तर पहले दिया रहेगा वो आपका आंसर हुआ। तो 22 में आपका 2/n और 2/p, 2/n 2/p b, 22 का बी आपका आंसर हुआ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। ध्यान दीजिएगा ज़रा, यही थोड़ा सा जटिल है। जटिल नहीं है, ये क्वेश्चन आसान होता, लेकिन मेरे पास बोर्ड छोटा है। अब समझाने के लिए कुछ चीज़ें हमको मिटानी पड़ेगी, तो मुझे दिखाते समय थोड़ी सी कठिनाई होगी, आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो मेरी सलाह ये है कि ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बाकी क्वेश्चनों की तरह छोटा नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो चूँकि कई चीज़ें मैं मिटा कर भी बताऊंगा तो वो आपको रिमाइंड रहेगा, तो सवाल बन जाएगा, समझ में आएगा, और नहीं तो प्रॉब्लम होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है a बराबर 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 तथा i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i किसी भी ऑर्डर का होता है, तो यहाँ बोल दिया है कि तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमको सिद्ध करना है कि i प्लस a बराबर i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो जो साबित हमको करना है उसमें i है, a है और i दिया है, और कॉस साइन है, जबकि जो दिया गया है उसमें खाली tan है। तो जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है कि कॉस साइन को भी हम लोग दिए हुए यानी tan में बदलें, तो उसको हम लोग बदलेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, ये a का मान हो गया, सवाल में बना रहा हूँ, यहीं से समझिए सॉल्यूशन। i के बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो देखिए i में यहाँ लिख दे रहा हूँ, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हो गया आपका। हाँ, चूंकि सवाल में tan अब कई जगह आने वाला है, क्योंकि कॉस साइन को भी tan में ही ना बदलेंगे, तो tan चूंकि बार बार आएगा, तो सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि tan α/2 को x हम लोग मान लेंगे। तो जब हम लोग x मानेंगे तो a का ये नया रूप हमको मिल जाएगा, 0 माइनस x, माइनस tan है माइनस x, और फिर ये tan का हो जाएगा x और 0, ये हुआ हम लोग का, ये a मिल गया, वो i है। और कॉस साइन वाली समस्या देख लीजिए, तो भाई कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, ये होता है। और साइन का होता है 2 tan α/2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। समझ रहे हैं आप लोग। कॉस साइन को मैंने tan में इसलिए बदला ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं, और फिर tan को तो हम लोगों ने x माना, तो 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, साइन भी 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कॉस और साइन दोनों में बटा के नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है, साइन में ऊपर 2x है, कॉस में ऊपर 1 माइनस x स्क्वायर है। अब चलिए हम लोग सवाल बना रहे हैं। वो तो था डेटा, सवाल में जो दिया गया डेटा है उस पर हम लोगों ने काम किया। अब सवाल बनाने के लिए अगला भाग, पहले LHS, ये जो हमको साबित करना है इस पर फोकस कीजिएगा। जो हमको इस पर साबित करना है उसका पहला पार्ट LHS, दूसरा पार्ट RHS। तो पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं पहले,
आई प्लस ए, आई हो गया आपका 1001, ए हो गया आपका 0 माइनस एक्स, एक्स 0, और फिर आपका ऐड होगा तो 1 0 ऐड होकर के 1 हुआ, 0 माइनस एक्स हुआ, और फिर आपका ये x होगा और ये 1 होगा। ये हुआ आपका LHS। LHS याद रखिएगा क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा मजबूरी में, है ना। और RHS में जब हम लोग आएंगे तो LHS बराबर RHS मुझे कहना है ना लास्ट में, RHS निकाल करके। तो इतना ही 1 माइनस एक्स एक्स 1, ध्यान रखिएगा आप लोग। इक्वेशन 1 इसको मैं नाम दे रहा हूँ सुविधा के लिए। अब RHS की मैं बात कर रहा हूँ, RHS में जो है उस पर काम करें। तो RHS में ध्यान दीजिएगा ज़रा, RHS में है I माइनस ए और वो दोनों हमको लेकर चलना है। ठीक है, मैं पूरा मिटा रहा हूँ फिर से लिखने के लिए। RHS I माइनस ए पूरा मिटाना पड़ेगा, है ना। ये क्या है आपका 0 माइनस एक्स एक्स 0, लेकिन इस डेटा का भी यूज करना है ना। चलिए 0 माइनस एक्स एक्स 0। चलिए तो जो हमको बताना है RHS में मिटाऊंगा, इधर लिखने के बाद इधर वाला मिटा करके है I माइनस ए, और ये है आपका कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ज़रा वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कहाँ करना है, वीडियो लास्ट हो रहा है इस पर ही ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं हो जाए ज़रा, है ना। ठीक है, तो अब इसमें I माइनस है, I तो क्लियर है आपका 1 0 0 1 हुआ, ए भी क्लियर है आपका 0 माइनस एक्स एक्स 0 हुआ, ये हुआ आपका। और अब कॉस माइनस साइन, साइन कॉस की बात है तो कॉस वाला मान देख ही रहे हैं आप, ये वाला है कॉस वाला मान, ये वाला है। तो मैट्रिक्स में वो लिखेंगे कॉस का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन का मान तो माइनस 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन का मान तो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर कॉस का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप ये दोनों मैट्रिक्स का घटाओ तो 1 माइनस 0 ये आपका हुआ 1, और 0 माइनस माइनस एक्स तो x हो गया, फिर माइनस एक्स और 1 माइनस 0 ये 1 हुआ। ये हो गया आपका दोनों मैट्रिक्स का घटाव। अब चलिए इसकी बात करते हैं, तो इसमें हम लोग कॉमन कर रहे हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोगों ने कॉमन किया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस 2x, ये हुआ 2x, और ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात हुई हम लोग की। अब इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से गुणा मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ ये वाला स्टेप छोड़ रहा हूँ, है ना, और ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ। LHS अब ये गुणा होने के बाद, कैलकुलेशन होने के बाद जो हम लोग का LHS आया था वो आएगा, है ना। समझने के लिए यहीं पर देखिए, रो से कॉलम में गुणा होगा तो 1x से इसमें गुणा हुआ, वो पहले 1 से इसमें और x से इसमें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से जब गुणा होगा तो ज्यों का त्यों, और इसका इससे x गुना 2x स्क्वायर ये हुआ, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना होगा, फिर इसका सेकेंड रो से तो 1 गुना माइनस 2x ये हुआ माइनस 2x, और फिर x गुना इतना प्लस x गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला रो से दूसरा कॉलम में था। अब दूसरा रो से पहला कॉलम, तो पहला मेंबर आपस में और दूसरा मेंबर आपस में, तो माइनस एक्स गुना इतना माइनस एक्स गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, फिर इसका इसके साथ तो माइनस एक्स गुना माइनस 2x स्क्वायर और प्लस
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये मैंने लिखा, ये आ रहा है ना पूरा, ऊपर से दिख रहा है ना, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, और हाँ ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैलकुलेशन हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई 2x स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर 2 बार प्लस में है, 1 बार माइनस में है, तो घट के 1 बार प्लस में हुआ। हाँ, इसमें एक्स आप कॉमन करोगे तो आएगा -2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी एक्स आप कॉमन करोगे तो माइनसो है तो माइनसो कॉमन कर लो, माइनस कॉमन होगा आपका तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। तो ये प्लस जो है इस माइनस कॉमन करने के चलते चिन्ह बदलेगा। और अगर आप माइनस नहीं कॉमन करते तो ज्यों का त्यों सारा कुछ लिखते, जैसे एक्स कॉमन कर रहे हो तो माइनस यहाँ बचा आपका, तो -1 और प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदला माइनस से गुणा होकर के, और यहाँ +2 ज्यों का त्यों। हाँ, इसमें 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में, मतलब एक्स स्क्वायर 2 बार है प्लस में और 1 बार है माइनस में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स के साथ कैलकुलेट हुआ आपका -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स के साथ 2 - 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान दीजिए ये दोनों माइनस में आया है, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन कर लूँ तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, फिर 1 के पहले प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस मैट्रिक्स में सभी मेंबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सभी मेंबर में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन कर दिया, बटा में पहले से है और एक बार ऊपर मैंने कॉमन किया, तो जहाँ ये पूरा कॉमन हो गया वहाँ 1 हो गया, 1 माइनस एक्स 1 ये कैंसिल हो गया, ये हमारा RHS है, और यही ना LHS आया था। तब हम लोग लिख सकते हैं कि अब LHS बराबर RHS। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बोर्ड पर मुझे मिटाना पड़ा था, सारी चीज़ें एक साथ मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। थैंक यू ऑल। ये हम लोग का 3.2 समाप्त हुआ, NCERT मैट्रिक्स का 3.2 समाप्त हुआ। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू ऑल।